किस कैंसर में हमें क्या लेना चाहिए, ये किस तरह से डिसाइड होता है? जो गुडमैन और गिलमैन करके थे, उन्होंने एक उसमें जो मॉलिक्यूल थे उसको चेंज किया। तो ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी आप बोल सकते हो। क्या ये कीमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट है? हमें सबको पता है कि कीमोथेरेपी में उल्टी उपके होते हैं, बाल कम हो जाते हैं, Yes. वीकनेस बहुत आ जाती है, बुखार आता है, काउंट कम हो जाते हैं। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास ऐसी दवाई है। हर तरह के कैंसर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जैसे कि लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, और वो रिपोर्ट्स में हमें ऐसा मालूम चला कि इसमें इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा वर्क करेगी। इस एज में कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो खुद से नहीं सोचना है। ये जो होता है, ये इसको कैंसर के ब्लॉक्स बोलते हैं। Okay. बायोप्सी के बाद ये जो कोर होता है, ये यहाँ पे वो कैंसर के सेल्स होते हैं, और ये 20 साल तक ऐसे कैसे रह सकते हैं, इसलिए आपको इसको तिजोरी में ऐसे ऐसे संभाल के रखने हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर हेयर लॉस क्या सारी कीमोथेरेपी कराती हैं? कीमोथेरेपी में बाल झड़ते ही नहीं। रशियन कैंसर वैक्सीन क्या ये मार्केट में अवेलेबल है? ह्यूमन के ट्रायल चालू होंगे अभी तो, बराबर। तो अभी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वो कैंसर की वैक्सीन रेडी है। जो बाहर जाके अफोर्ड कर सकता है दे आर सर्वाइविंग, बट हमारे इंडिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और 2011 में युवराज सिंह वॉज द मैन ऑफ द सीरीज। अब यूएसए में जो उनको कीमोथेरेपी दी गई थी, जो हम हमारे रूटीन पेशेंट में यहाँ पे लगाते हैं। हाय एवरीवन, आपने कैंसर से रिलेटेड इतने पॉडकास्ट देखे होंगे, सुने होंगे, और इससे पहले मेरे भी सारे पॉडकास्ट ऐसे ही होते थे जिसमें हम डिस्कस करते थे क्यों होता है, क्यों कैंसर बढ़ रहा है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या सिम्टम्स हैं। बट आज का पॉडकास्ट इन सब चीज़ों से हटकर है। यहाँ हम बात करेंगे कैंसर के लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या होते हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम रशियन कैंसर वैक्सीन पे बनाइए, वो क्या है, किसके लिए अवेलेबल है, ब्लॉक क्या होते हैं, बायोप्सी कैसे ली जाती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो कीमोथेरेपी के दौरान यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं लाइक कीमोपोर्ट, पिक लाइन। आज हम ये सब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। कितना सेफ है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर गौरांग मोदी, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट के लिए जुड़े हैं। हम सब मिलके उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर मोदी। नमस्ते। एंड नमस्ते। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं। तो ये मेरे पॉडकास्ट का रिचुअल है कि मैं मेरे गेस्ट को वेलकम उन्हीं के ही द्वारा कराती हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो अभी काम कर रहे हो, क्योंकि हम तो अहमदाबाद में सब आपका देख रहे हैं। जो कैंसर के प्रति सोसाइटी में जो जन जागृति का काम अभी आप कर रहे हो, एजुकेशन आप बोल सकते हो, वो उसके लिए मैं आपको हेड्स ऑफ कर रहा हूँ। और Thank वो you. बहुत ही कम लोग अभी कर रहे हैं, और हम सबका काम यही है एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट कि समाज में जन जागृति बढ़े। थैंक यू। सो बेसिकली हम थोड़ा सा, मेरी ऑडियंस आपके क्रेडेंशियल्स जानना चाहेगी, क्योंकि मेरा हमेशा का यही कॉन्सेप्ट है कि लोगों को पता हो कि वो किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, इतना फियर फैक्टर है। जो डॉक्टर नहीं भी हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, वो कुछ भी ऑन्कोलॉजी पढ़ाए हुए हैं। तो आप बताइए अपने बारे में, आपके क्रेडेंशियल्स, आपको कितना ज़्यादा इस नॉलेज को लेने में साल लग गए एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट? तो मैंने अपना MBBS और MD अहमदाबाद से किया है, NHL में से किया था, और उसके बाद मैंने DM किया है फ्रॉम GCRI अहमदाबाद से। जब मैं स्टडी कर रहा था कैंसर वाला, तब इतने केसेस नहीं थे, और इतनी सारी अवेयरनेस भी नहीं थी। जब मैं पास हुआ फ्रॉम GCRI, और फिर ग्रेजुअली हमने जब प्रैक्टिस में हम आए, सोलो प्रैक्टिस चालू किया, और उसके बाद हमें मालूम चला कि बहुत सारे केसेस लास्ट 7 ईयर 10 ईयर में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली इट्स एन अनमेट नीड। और उसके बाद हमने ऐसा सोचा कि ग्रुप प्रैक्टिस करके जो एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, उसके बदले हम पूरा एक ग्रुप बनाए तो शायद हम ज़्यादा पेशेंट को कैटर कर सकते हैं। वो थिंकिंग के बेस पर हमने ऑन्कोविन कैंसर सेंटर जून 21 में कॉइन किया। और अभी मैं आपसे फ़क्र के साथ बोल सकता हूँ कि अभी हमारी टीम में टोटल 8 डॉक्टर हैं, और हम अहमदाबाद के वेरियस पार्ट्स में जाके पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि एक कंसेप्ट है डे केयर कीमोथेरेपी चेन सेंटर। जैसे अहमदाबाद में हमारे पास 3 सेंटर है, और आगे जाके हम ज़्यादा सेंटर बनाने वाले हैं। दूसरा, अभी जो कैंसर के मरीज के जो प्रॉब्लम होता है कि विसिनिटी, जैसे कि 5 to 6 किलोमीटर के आगे ट्रैफिक प्रॉब्लम इतना सारा है। जैसे दिल्ली में तो है, यूपी में भी है, और अहमदाबाद में भी अभी बढ़ रहा है ट्रैफिक। तो 6 to 8 किलोमीटर के आगे पेशेंट के लिए लॉजिस्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो एवरी 14 डेज, एवरी 21 डेज फॉर टारगेटेड थेरापी, कीमोथेरापी। तो वो जो अभी वॉइड है,
उस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो यानी कि पेशेंट के घर पर ही या तो घर के बाजू में ही हम वो सेंटर बनाएं और पेशेंट को लॉजिस्टिकली हेल्प कर सकें। यस, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो ये डीएम डिग्री होती है ना, ये ऑन्कोलॉजी में सबसे ऊपर डिग्री होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, राइट? एंड सर ने जो एजुकेशन अपना लिया भी है, वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से लिया है। तो आज इस पॉडकास्ट में जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने ऑथेंटिकेटेड पर्सन से वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड नो डाउट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, कैंसर की ट्रीटमेंट में पेशेंट को 6 महीने, 1 साल, 2 साल बहुत लंबा लंबा ट्रीटमेंट उन्हें लेना पड़ता है। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट जितना घर के पास हो पेशेंट के लिए उतना अच्छा। यस, तो यस। ये आपका जो पहल है, जो डे केयर सेंटर का, वो बहुत ही अच्छा है। और आपका जो ये सेंटर का जो लोकेशन है, वो मैं इस वीडियो के, इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी, ताकि कोई उस एरिया का पेशेंट है जो परेशान हो रहा है ट्रैवलिंग से, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। ऑलराइट। तो सर, जैसे कि आप इस फील्ड के मास्टर हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी सबने सुना होता है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किस कैंसर में हमें क्या लेना चाहिए, ये किस तरह से डिसाइड होता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो डिसीजन मेकिंग भी है कैंसर पेशेंट्स के लिए, सर्वाइवर्स के लिए। तो एक तो हमें ये समझना है कि वो डिफरेंस क्या है, राइट। दूसरा किस कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, ये कैसे डिसाइड होता है। देखो, अभी कीमोथेरेपी जो है वो एज ओल्ड थेरेपी है। एज ओल्ड का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट 1940-42 में कीमोथेरेपी का इन्वेंशन हुआ था। और अगर आपके ऑडियंस को भी बहुत आश्चर्य होगा किस तरह से उसका इन्वेंशन हुआ था, कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में एक प्रकार का मस्टर्ड गैस यूज होता था, जिसको बोलते हैं सल्फर मस्टर्ड। अब उन्होंने ये देखा गया कि अगर सल्फर मस्टर्ड एक केमिकल वेपन की तरह से यूज कर रहे थे, और उसके कारण जो एनिमी के जो सिपाही थे वो उनको WBC काउंट कम हो जाते थे, किसी की डेथ भी हो जाती थी। तो उन्होंने देखा कि कैंसर में भी सेल्स बढ़ते हैं, और अगर हम ये कुछ केमिकल वेपन दे तो ये सेल्स कम हो जाते हैं। तो वो थिंकिंग बेस पर 2 फार्माकोलॉजिस्ट थे, जो गुडमैन और गिलमैन करके थे। उन्होंने एक उसमें जो मॉलिक्यूल थे उसको चेंज किया, और जो सल्फर कंपाउंड था उसके बदले नाइट्रोजन कंपाउंड ऐड किया, और उसके बाद नाइट्रोजन मस्टर्ड करके एक कीमोथेरेपी वाला फॉर्म बनाया। और उसमें भी उन्होंने बहुत सारे चेंज किए, और तभी से ये कीमोथेरेपी चालू हुई है। तो ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी आप बोल सकते हो। तो ऑलमोस्ट अभी 80-90 साल हो गए हैं कीमोथेरेपी को। तो उसमें से कुछ कीमोथेरेपी सेम ही है, लेकिन अभी जो नए इन्वेंशन हुए हैं उसमें कीमोथेरेपी के आगे और कीमोथेरेपी के बाद में जो हम थेरेपी देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कुशन इफेक्ट, तो ऐसे बहुत सारी थेरेपी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इसलिए चेंज हो गई है। जैसे कि हमें सबको पता है कि कीमोथेरेपी में उल्टी उपके होते हैं, बाल कम हो जाते हैं, वीकनेस बहुत आ जाती है, बुखार आता है, काउंट कम हो जाते हैं। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी दवाई है कि जिसको हम दवा दे तो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट कम कर सकते हैं। दूसरा ये भी अभी आया है कि जो रूटीन जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी है वो हर 21 दिन में एक बार देते हैं, लेकिन अभी हमने देखा हुआ है कि अगर वो दवाई हम एवरी वीकली दे तो सेम एफिकेसी के साथ उसका साइड इफेक्ट कम कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये तो आपने कीमोथेरेपी के बारे में बताया, बट व्हाट अबाउट इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये कैसे अलग हैं? क्या ये कीमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट है? अभी इतना साइंस आगे नहीं बढ़ा हुआ है कि कीमोथेरेपी कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और अभी बात करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलो कि 50% ऑफ कीमोथेरेपी रिप्लेस हो गई है। या तो हम ऐसा कर रहे हैं कीमोथेरेपी के साथ टारगेट थेरेपी या कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं। तो अभी 2 बातें आपने मुझे पूछी कि टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। यस। टारगेट थेरेपी का कंसेप्ट ये होता है कि वो स्पेसिफिक टारगेट पर ही असर करेगी। अगर वो पेशेंट के बॉडी में, कैंसर में वो टारगेट मौजूद है तो वो दवाई उसी पे काम करेगी। कीमोथेरेपी में कैसा होता है कि वो शरीर के अच्छे वाले सेल्स और खराब वाले सेल दोनों पे नॉन स्पेसिफिक असर करेगा, और जो नॉर्मल सेल्स उसमें थोड़े मरते हैं तो उसकी टेम्पररी साइड इफेक्ट होती है। इसीलिए कीमोथेरेपी में बुखार आना, काउंट कम हो जाना और कमजोरी लगना, इस तरह से ऐसा होता है। लेकिन टारगेट में ऐसी साइड इफेक्ट बहुत ही कम होती है, और वो गोली या तो इंजेक्शन के रूप में हम देते हैं। तीसरा पॉइंट जो अभी आया है कि वो इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी ऐसा आप बोल सकते हो कि ह्यूमन ने बनाई हुई लास्ट कैंसर के लिए थेरेपी। वो इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करती है, तो जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम करती है। अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कुछ एरिया में चोर और पुलिस दोनों है, लेकिन
पुलिस जो है वो चोर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ इस तरह से मैकेनिज्म बन गया है। तो इम्यूनोथेरेपी देने से जो पुलिस है वो चोर को आइडेंटिफाई कर सकती है और उसके बाद उसको मारेगी। यानी कि इम्यूनोथेरेपी आपने दिया तो जो मारने का काम है वो तो अपने इम्यूनिटी वाले सेल से वो ही करने वाले हैं। और इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दोनों में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि साइड इफेक्ट कम करती है उसमें। हाँ, अभी जो नई नई इम्यूनोथेरेपी आई है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, टारगेट जो नई आई उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन आगे आगे जाके जब वो जेनरिक हो जाएगी, उनकी जो पेटेंट है वो डी पेटेंट हो जाएगी, तो उसकी कॉस्ट भी ग्रेजुअली कम हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि क्या सभी तरह के कैंसर्स के लिए इम्यूनोथेरेपी होती है, तो यस या नो? नहीं, सभी प्रकार के कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी अभी नहीं है, लेकिन ये बात है कि इम्यूनोथेरेपी ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपना पाँव स्ट्रॉन्ग कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर वाले मरीज में वो यूज़ हो रही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% कैंसर में इम्यूनोथेरेपी वर्क करेगी। एंड ये क्वेश्चन पूछने का मेरा थॉट प्रोसेस था वो ये था कि बहुत से लोग हर तरह के कैंसर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नहीं, ये मीथ है, क्योंकि कभी जैसे कि आज जैसे कुछ ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में अभी कीमोथेरेपी वर्क्स बेटर देन द इम्यूनोथेरेपी राइट नाउ। जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी है तो वही हमें देनी पड़ेगी, इम्यूनोथेरेपी का रोल नहीं है। लेकिन कुछ सॉलिड कैंसर जैसे कि लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, उसमें हमने कुछ रिपोर्ट्स करवाए और वो रिपोर्ट्स में हमें ऐसा मालूम चला कि इसमें इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा वर्क करेगी। तो ऐसे पेशेंट में कीमोथेरेपी या तो रिप्लेस हो जाएगी या तो वो इम्यूनोथेरेपी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगी। ओके, तो कुल मिला के अभी तक जो मुझे समझ आया ये है कि इम्यूनोथेरेपी सभी तरह के कैंसर्स के लिए नहीं है। दूसरा, इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट कराए जाते हैं। अगर वो रिसेप्टर पॉजिटिव हैं तब हमें इम्यूनोथेरेपी देना होता है। डेफिनेटली ग्रेट। एंड अभी इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, या तो साथ में है या फिर जब वो टेस्ट रिसेप्टर पॉजिटिव है तब हमें देना है। तो सर बेसिकली अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनको कम करने के तरीके क्या हैं? आप उनको कैसे मैनेज करते हो जब कोई पेशेंट आपके पास कीमोथेरेपी के लिए आता है? देखो, कीमोथेरेपी जब हम देते हैं तब मोस्टली 3 मोस्ट कॉमन सेल्स अफेक्टेड होते हैं। सबसे पहला जो सेल्स होता है वो होता है ब्लड सेल्स, यानी कि जो बोन मैरो में से जो ब्लड सेल बनता है उसमें साइड इफेक्ट होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। ये हो गया ब्लड सेल्स वाला। सेकंड पॉइंट आता है कि स्किन के कोई चेंजेस हो गए, उसको खुजली आ गई और या तो स्किन में चट्टे पड़ गए, इस तरह से होता है। और थर्ड जो मोस्ट कॉमन है वो ओरल यानी कि जो मुंह के सेल से हो गए, पूरा जो आंत के जो सेल होते हैं, ये 3 प्रकार के सेल में मैक्सिमम साइड इफेक्ट होती है। उसका रीजन भी यही होता है। तो कीमोथेरेपी का जो बेसिक मैकेनिज्म यही है कि जो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, यानी कि बहुत ही फास्ट जो सेल्स होते हैं उसी पे एक्ट करती है। तो कैंसर के सेल का बेसिक नेचर कैसा होता है, वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स के जो फास्ट ग्रो करते हैं उसी पे वो एक्ट करेंगे, उसी के कारण टेम्पररी उसकी साइड इफेक्ट होती है। अब ये जो 3 प्रकार की साइड इफेक्ट हो रही है उसमें हम कौन सी नई दवा लाए हैं। तो जैसे कि हमारे पास ग्रोथ फैक्टर करके इंजेक्शन होते हैं, तो हम देते हैं, उसके कारण जो बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं वो कम ही नहीं होंगे। तो उसके कारण पेशेंट को बुखार नहीं आएगा, वीकनेस भी थोड़ी कम हो जाएगी। हमारे पास ऐसी उल्टी ना हो, नोजिया ना हो, ऐसी भी हमारे पास दवा होती है। और मैंने आपको बताया कि डोज भी हम पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट कीमोथेरेपी का डोज दो तो 75 to 80% ही हम डोज देते हैं। जैसे कोई ओल्डर एज पेशेंट आया और हमें ऐसा लगा कि ये पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो हमारा पहला डोज 75 to 80% ही होता है। तो इस तरह से हम डोज चेंज कर सकते हैं, डोज डिले कर सकते हैं, साथ में एंटी एमेटिक दे सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन अभी अवेलेबल हो गए हैं। सर आपके इसी क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि अक्सर लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि मैम मेरे मतलब मदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को, कभी कभी मदर को 74 ईयर हैं, 80 ईयर ओल्ड हैं, कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो क्या ये कीमोथेरेपी टॉलरेट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू यू आप उन्हें ट्रीट करेंगे लेकिन वो डोज मॉडिफाई हो जाएगा। डेफिनेटली जो मतलब एज इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। डेफिनेटली ये हम बहुत सारे जो सोशल मीडिया है वहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि ओल्डर एज यानी कि कीमोथेरेपी या कैंसर की थेरेपी नहीं लेनी है। ओल्डर एज वाले पेशेंट को सफरिंग कैंसर से ज़्यादा होता है। तो
आप अपने जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उससे बात करो कि सर इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ओल्ड एज वाला पेशेंट आया, अगर वो फिट पेशेंट है बराबर, तो हम उसको लो डोज कीमोथेरेपी दे सकते हैं। सेकंड ये है कि चलो कीमोथेरेपी नहीं देनी है तो जो हमारा अभी डिस्कशन हुआ है कुछ रिपोर्ट्स करके अगर उसमें इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी हम देंगे तो पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होगा और पेशेंट कैन सर्वाइव बेटर। और अगर स्टेज 4 का कैंसर है तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी इम्प्रूव्ड। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए भी हमें ये कुछ करना चाहिए। राइट, तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर कभी भी इस एज में कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो खुद से नहीं सोचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या पता कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत ही ना पड़े, टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी यस, कुछ ऐसा दे दिया जाए तो साइड इफेक्ट आएंगे ही नहीं, फिर तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही ऐसे नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है कि हम्म। जिसमें हम थेरेपी चालू करने से पहले ही पेशेंट को बोल देते हैं कि जो ब्लॉक्स है, हम्म। मैं ब्लॉक्स लाया हूँ, ये हाँ। देखो देखो ये जो होता है ये इसको कैंसर के ब्लॉक्स बोलते हैं। ओके। अब ये कैंसर के ब्लॉक्स किस तरह से होते हैं, जैसे जो बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी के बाद ये जो कोर होता है ये यहाँ पे वो कैंसर के सेल्स होते हैं। कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसमें कैंसर का डीएनए होता है और ये डीएनए में हम कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आगे जाके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का टेस्ट कर सकते हैं, आगे आगे कुछ जेनेटिक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स में से हम रिपोर्ट भेजते हैं, कुछ रिपोर्ट 3 से 5 दिन में आ जाएंगे, कुछ रिपोर्ट 2-3 हफ्ते के बाद आते हैं। लेकिन अगर ये रिपोर्ट में हमें ऐसा मालूम चला कि ये पेशेंट को कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है, कुछ गोली से ये कैंसर कंट्रोल हो जाएगा या तो इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं, तो ये इसीलिए बायोप्सी करने की जरूरत है। और सबसे पहले तो क्या होता है कि ओल्ड एज में बायोप्सी मत कराओ, हाँ। बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। तो हम अवेयर कर रहे हैं पेशेंट को कि सबसे पहले बायोप्सी करवा लो। अभी पहले बायोप्सी क्या होती थी कि चीरा करो, स्टिचेस करो, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक नोक, सुई की नोक से हम बायोप्सी कर सकते हैं। और ये पूरा जो ब्लॉक है एक बार तैयार हो गया उसके बाद आप उसमें से मल्टीपल टेस्ट कर सकते हो और ये ब्लॉक के आधार पर पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हम दे पाते हैं। सो बेसिकली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है और मुझे बहुत खुशी है कि आप एक सैंपल लेकर आए हैं दिखाने के लिए। तो मैं ब्लॉक के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, ये कैसे बनता है, कब बनाया जाता है? मतलब हर बायोप्सी टिश्यू का ब्लॉक बनता है यस, और ये कब तक सेफ रहता है और पेशेंट को ये हैंडओवर होता है या नहीं होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि देखो कोई भी चीज की अगर बायोप्सी होती है तो ऐसा ब्लॉक्स बनता है। अगर छोटी बायोप्सी है, समझो कि पूरी इतनी बड़ी ट्यूमर है और उसमें से हमने थोड़ा एक पीस कट करके किया है, तो बायोप्सी के 1 या 2 ब्लॉक्स बनेंगे। ओके। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो गई तो ये पूरी जो ट्यूमर है हमने पूरी निकाल दी, तो उसके 2 के बदले 10 ब्लॉक्स बनेंगे। और 10 10 ब्लॉक्स में कैंसर के सेल्स होंगे, कैंसर के टिश्यू होंगे, कैंसर के टिश्यू में कैंसर के सेल्स होंगे, कैंसर के सेल्स में कैंसर का डीएनए होगा और वो डीएनए के अंदर जीन्स होंगे। तो आप सब कुछ पता कर सकते हो कि वो कहाँ से आया है, उसी पे हम फायरिंग करो तो हमें रास्ता मिल सकता है। तो ये जो ब्लॉक्स है, सबसे पहले तो ये ब्लॉक्स से क्या मालूम चलेगा कि कैंसर कंफर्म हो गया। क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिसमें टीबी भी हो सकता है। जैसे कि 100 में से 2-3% केसेस में हम देखते हैं कि लंग कैंसर का रिपोर्ट लेके वो आते हैं और हम जब बायोप्सी कराते हैं तब पेशेंट को टीबी निकलता है। तो अब पेशेंट को टीबी है कि कैंसर है वो जानने के लिए भी हमें बायोप्सी चाहिए। दूसरा, एक तो कंफर्म हो गया कि कैंसर हो गया। सेकंड, अभी आज से 10 साल पहले क्या था कि लंग कैंसर है तो कि लंग कैंसर है और कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट चालू कर दो। अभी ऐसा नहीं है। लंग कैंसर में भी कौन से प्रकार का लंग कैंसर है, स्क्वामस सेल है, एडिनोकार्सिनोमा है, स्मॉल सेल है, सार्कोमा है, लिम्फोमा है, बहुत सारे प्रकार है और सब प्रकार की थेरेपी भी अलग अलग होती है। तो ये दूसरा हमारा इम्पोर्टेंस है बायोप्सी का कि कौन से प्रकार का वो कैंसर है वो मालूम चलेगा। तीसरा, अब समझो हमें कैंसर मालूम चल गया, उसका प्रकार मालूम चल गया, अभी कौन सी थेरेपी देनी है, तो इसमें टारगेटेड थेरेपी देनी है, इम्यूनोथेरेपी देनी है, तो उसके लिए जो NGS करके एक रिपोर्ट आता है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो मैंने आपको बताया कि जेनेटिक टेस्ट होता है, ये टेस्ट से हमें मालूम चल जाएगा कि जो वो कैंसर के अंदर जो जीन्स है उसमें क्या क्या चेंजेस है और वो चेंजेस पे हम अटैक करें तो पेशेंट को हम बेनिफिट कर सकते हैं। राइट। जैसे कि मुझे पता चला था CA लंग में स्टेज 4 में अगर एडिनो हो तो सिर्फ एक ओरल गोली चलती है और पेशेंट 10-10 साल तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। एकदम सही सुना है आपने। जैसे कि लंग कैंसर आज से 10 साल पहले में जो ओवरऑल हम सर्वाइवल देखे तो 10 मंथ था, 10 मंथ। और जब हम GCRI में हमारे सीनियर की बात सुने तब तो पेशेंट को ट्रीटमेंट भी नहीं कराते थे। जैसे OPD में आए और ना बोलते थे कि आगे इसमें सारवार नहीं है तो बायोप्सी मत कराओ। लेकिन अभी पूरा चेंज हो गया है कि अगर कोई रिसेप्टर पॉजिटिव आए जैसे कि EGFR, ALK,
ROS1, इस तरह के जो रिसेप्टर अगर पॉजिटिव आते हैं, और एशियन पेशेंट में ये रिसेप्टर पॉजिटिव आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो वी आर लकी कि हमारे में वो पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए बायोप्सी करवानी चाहिए। बायोप्सी कराने के बाद वो टारगेटेड थेरेपी देंगे तो लंग कैंसर जैसा डेडली जो रोग है, यानी कि हमारे पास जो लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं वो 80% पेशेंट स्टेज 4 के आते हैं, यानी कि 20% पेशेंट स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 में आएंगे, 80% पेशेंट स्टेज 4 में आते हैं। तो वो सब पेशेंट को हम बेनिफिट कर सकते हैं। राइट। तो सर अगर हम कहें कि ये सोने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये उसको बहुत संभाल के अभी रखें, तो इसको इसमें कोई आप अतिशयोक्ति नहीं है। सिल्वर बोलोगे अभी आप इसको। यस, सिल्वर के सर गोल्ड डायमंड से भी ज़्यादा ज़रूरी टुकड़ा हो गया ये तो। एंड एक क्वेश्चन और था सर मेरा कि ये पेशेंट को दे दिया जाता है या लैब में सेफली रखा हाँ, जाता यस है? यस, देखो ये जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि पेशेंट की खुद की प्रॉपर्टी है। तो आपको खास लैब वाले को बोलना है कि हमें ये दे दो, और लैब वाला संभाल के रखता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि वो लैब के पास ही रहता है। तो जब भी आपकी बायोप्सी हो, तब या 1 हो या 10 हो, वो आपके पास ही रखना है, और ये 20 साल तक ऐसे कैसे रह सकते हैं, इसलिए आपको उसको तिजोरी में ऐसे इसको संभाल के रखने हैं कि कभी भी आप उसको रिव्यू कराना चाहे, इसमें आगे कोई रिपोर्ट करना चाहे तो आप करवा सकते हो, उसको फेंकने नहीं है। बहुत सारे मरीज उसको फेंक देते हैं, इसको फेंकना नहीं है। राइट। एंड मुझे लगता है कि आई थिंक सर लैब में ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि उनके पास पूरा एक लैब में बैंक होता है, ब्लॉक बैंक, जिसमें वो सीक्वेंसें रख लेते हैं। तो अगर किसी को डाउट है कि वो अपने घर पे सेफ्टी के साथ नहीं रख सकते, मिस हो सकता है, तो लैब में भी एक ऑप्शन है। मेरी ये पर्सनल सलाह ये है कि लैब में भी कैसा रहेगा कि वो बंदा भी चेंज हो जाएगा, लैब डॉक्टर में भी भी चेंज स्पेस का रहेगा। कंस्ट्रेंट आएगा, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमें ही ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, बट ये कि आपको संभाल के रखना संभाल पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि यस इसकी ज़रूरत ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी पड़ सकती यस है। यस कभी कभी हम ऑन्कोलॉजिस्ट चेंज करते हैं, तब वो भी ब्लॉक मांगते हैं, या ब्लॉक यस लेकर आइए, हम यस रिव्यू करेंगे। यस यस कभी कभी डबल श्योर होने के लिए सेकंड ओपिनियन की टाइम पे भी ज़रूरत पड़ती है। यस तो ये एक बहुत ही अच्छा सर से इंटरेक्शन हुआ है कि टिश्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसका ब्लॉक की फॉर्म में अपने पास सेफ्टी के साथ रखिए। इसके बहुत एडवांटेज होते हैं, कभी भी इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, और ये नहीं सोचना है कि अब हम इसका क्या करें, ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब बीमारी दोबारा लौट के आती है, जब या स्टेज 4 हो जाती है, उस टाइम पर भी इसका ज़रूरत पड़ता है। तो सर जैसे कि हम अभी साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे कीमोथेरेपी की, तो आपने बताया कि हमारे पास आजकल जीसीएसएफ टाइप के इंजेक्शंस आ गए हैं, जिससे हमारा ब्लड काउंट वगैरह मैनेज कर लेते हैं। मुझे एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मुझे क्या पेशेंट्स को भी बहुत होता है, हेयर लॉस का। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर हेयर लॉस क्या सारी कीमोथेरेपी कराती हैं? अगर होता है तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? और सॉल्यूशन है भी तो वो कितना सेफ है? ये आपने एकदम सही सवाल पूछा, क्योंकि देखो 200 प्रकार के कैंसर है और 200 प्रकार की कीमोथेरेपी है। हर एक कीमोथेरेपी में बाल कम नहीं होंगे। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो सबसे पहला ये है कि कुछ कीमोथेरेपी में बाल झड़ते ही नहीं है, बराबर। तो उसको पेशेंट को कैंसर स्पेशलिस्ट से बात करनी पड़ेगी कि सर आप जो मुझे कीमोथेरेपी दे रहे हो उससे बाल झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे, ठीक बराबर। है। अब दूसरे प्रकार में कैसा होता है कि जो हेयर लॉस कैसा रहेगा, थीन रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, कर्ली हो जाएंगे बाल, लेकिन एलोपेशिया दिखेगा नहीं। अगर ओके। कोई कॉस्मेटिक वाला जो प्रोफेशन वाला बंदा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आएगा कि जो हैवी एलोपेशिया वाले कीमोथेरेपी के ड्रग्स जो कुछ है, अब उसमें हम कुछ कर सकते हैं पेशेंट के लिए। तो एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको बोलते हैं स्काल्प पुलिंग टेक्निक। अब स्काल्प पुलिंग टेक्निक का कंसेप्ट ये होता है कि एक मशीन आती है, मशीन के अंदर जो ट्यूब होती है उसके ऊपर एक कैप रहती है। तो जब पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है तब वो कैप पहनता है। अब कैप से क्या रहेगा कि उसका बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे स्काल्प में कम हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 डिग्री जितना यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। उससे क्या रहेगा कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तब वो कोल्डनेस के कारण वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि जैसे अपनी वेसल इतनी होती है तो ये वेसल सुकड़ जाएगी। अगर वेसल सुकड़ जाएगी तो जो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे होगा वो इतना ग्रेट नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पे कीमोथेरेपी की ड्रग्स भी नहीं जाएगी। तो जो हेयर फॉलिकल से वहाँ पे कीमोथेरेपी की ड्रग नहीं जाएगी तो हम कुछ हद तक उस पेशेंट में हेयर लॉस कम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कैच है, जैसे कि ये जो स्काल्प पुलिंग टेक्निक वाला जो मशीन है वो कॉस्टली है और इट विल ऐड द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। उसमें ऐसा रहता है कि कीमोथेरेपी के पहले 1 आवर, कीमोथेरेपी के बाद 1 आवर तक आपको ये
पहले रखनी रहना पड़ेगी। होता है। सब सिटी में अवेलेबल नहीं है, और उसकी जो एफिकेसी है वो भी सब कीमोथेरेपी के लिए सेम नहीं है। ओके। जैसे कि आपने पैक्लीटेक्सेल करके हमारी रूटीन कीमोथेरेपी होती है, तो उसमें उसका जो सक्सेस रेट है वो 66% है। एड्रियामाइसिन में उसका सक्सेस रेट है वो 20% है। वही आप कीमोथेरेपी अगर वीकली देते हो तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो ये सब आपको आपके कैंसर स्पेशलिस्ट से बात करनी पड़ेगी कि उसका बेनिफिट क्या है। राइट, बट आई थिंक मेजर कंसर्न तो कॉस्ट कॉस्ट इशू है। फैक्टर, यस, कॉस्ट फैक्टर विल बी मतलब देयर, जो यस, कीमोथेरेपी का कॉस्ट है उसमें वो ऐड हो जाएगा उसका। यस, यस, राइट। सो सर, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, तो एक मुझे भी ये भी समझना था आपसे कि जब कीमोथेरेपी नसों से दी जाती है, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि सारे हाथों की नसें खराब हो गई हैं, और जब मुझे याद है एमडी टाइम में जब हम भी कीमोथेरेपी देते थे तो इंट्राकैथ लगाना बड़ा मुश्किल होता था, खासकर उन लोगों को जिनको कीमोथेरेपी नसों से लगाई जा रही है, क्योंकि सारी नसें उससे खराब हो जाती थी। तो आजकल क्या क्या एडवांसमेंट आ गए हैं इस फील्ड में कि हम बिना नसों को खराब किए कीमोथेरेपी सेफली दे दें? स्पेशली दो प्रकार के इसमें एडवांसेस है। फर्स्ट होता है कि PICC, यानी कि उसको पिक लाइन बोलते हैं, कोई इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं, वो हम करवा सकते हैं। और दूसरा होता है पॉट। मैं दोनों साथ में लाया हूँ। हाँ सर, एक ये वाला है, अब इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। जैसे कि हमारी वीगो जो होती है, जो हम करवाते हैं, वो वीगो इतनी होती है, बराबर। अब ये वीगो के बाद आगे जो ड्रग जाएगी वो यहाँ पे नसों में ही जाएगी। तो अगर आपको इन्फ्यूज़न लंबे समय से देना होता है तो ये दवाई पूरी आपकी नसों में जाएगी, और टेम्पररी नसें खराब भी कर सकती है, और वहाँ पे ब्लैकनिंग भी हो सकता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपने जैसे यहाँ पे लगा दिया उसको, और ये पूरा घूम के ऐसे चले जाएगी ऐसे करके। सर इसमें कौन सा पार्ट नस के अंदर जाता है और कौन सा नस के बाहर रहता है? देखो, अगर जब हमने पूरा लगा दिया तो ये सिर्फ इतना भाग सिर्फ बाहर दिखेगा, और ये बाकी पूरा नस में चला पूरा जाएगा। भाग ये अंदर चला जाएगा। और ये लगाने के बाद पेशेंट कैन मूव हिज हैंड, ओके। और वो जॉब पे भी जा सकेगा, और बाहर सिर्फ इतना भाग ही दिखेगा। और ये जो पार्ट जो अंदर है ये डायरेक्टली यहाँ से वेन में जाएगा। ओके, इस सीधे तरह से है। डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। और ये आप 3 to 6 मंथ तक आप रख सकते हो। ओके। तो इससे क्या रहेगा कि जो वेन ब्लैक हो जाती है, किसी पेशेंट को पेन होता है, एक्स्ट्रा वजन होता है, वो सब नहीं होगा। स्पेशल एडवांटेज में अगर बात करें तो जो इन्फ्यूजन वाले हमारे पेशेंट होते हैं, जैसे कि किसी को इन्फ्यूजन 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, अब वो 5 डेज तक सेम की सेम कीमोथेरेपी अगर सिंपल वीगो में डालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पेन होगा, पेशेंट को यहाँ पे ब्लैकनिंग होगा। उसको अवॉइड करने के लिए ये एक पिक लाइन जो उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं PICC, बहुत ही सिंपल मेजर है ये। दूसरा है कि सर बस एक क्वेश्चन और था कि कितना सेफ है और क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए? देखो, इसमें प्रिकॉशन तो ये है कि जब ये डालो ना तब आपको पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन से उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जाती है, मेन नसें जो होती है हार्ट की वहाँ पे जाती है। अगर आपने पूरा प्रिकॉशन लिया है तो उसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल यहाँ पे ड्रेसिंग करना होता है और फ्लशिंग करना होता है, वो आप लोकल डॉक्टर से भी करवा सकते हो। अच्छा, तो मेजर कंसर्न है कि वीकली ड्रेसिंग चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए आपको, यस। अदरवाइज इन्फेक्शन और ये सारे इश्यूज इन्फेक्शन हो के जाते हैं। चांसेस है, लेकिन वो आप अगर पूरा एसेप्टिक मेजर से करोगे तो वो भी चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है सर। ओके। और दूसरा जो है जो मैं लाया हूँ वो पॉट है। ये पॉट को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है पेशेंट के लिए। अब ये पॉट क्या है, तो जैसे यहाँ पे ये कॉलर बोन है, तो कॉलर बोन के अंदर एक पोटेंशियल स्पेस है, हम वहाँ पे सर्जरी करके इसको लगा देते हैं। और ये जो पूरा जो दूसरा पार्ट है ये हमारी हार्ट की जो नस है उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ओके। अब जब पॉट पूरा लग गया उसके बाद इस तरह से वो दिखता है, जैसे कि ये पूरा स्किन है। हाँ। ये स्किन है। हाँ। तो यहाँ पे ये पॉट है अंदर, देखो ये पॉट है ऐसे। तो पॉट ऐसा दिखेगा। हाँ। और बाहर से स्किन ऐसी लगेगी। तो कोई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हमें तो पोर्ट दिखेगा तो हमें कैसा लगेगा, ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं है। स्किन के ऊपर थोड़ा ऐसे लगेगा कि कुछ थोड़ा उपसा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और जब हमें पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी होती है तब हम जैसे कि ये इसको पंक्चर किया और पंक्चर करके कीमोथेरेपी दे दिया। और कीमोथेरेपी हम यहाँ से देते हैं। और ये उसकी निडल इतनी पतली होती है कि पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। जैसे कि वीगो जो होती है उसका बोर 18-20 होता है, इसका तो बोर बहुत ही पतला होता है, तो इसमें पेन नहीं होगा पेशेंट को। और जब कीमोथेरेपी खत्म हो गई तो इसको आपने निकाल दिया और उसके बाद फ्लश कर दिया। तो ये इतना सिंपल मेथड है। तो ये पोर्ट भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और PICC भी अच्छा है हमारे लिए। एक बार इसको देखिए जरा,
आपका कहना ये है कि ये पोर्ट ऐसे स्किन में लग जाएगा हाँ और ये ऊपर स्किन का कवर ऐसे हाँ रहेगा, हाँ, तो यस हर बार ये निडल को इसमें प्रिक करेंगे और यस, फिर इसको जब कीमोथेरेपी लग जाएगी उसको डिटैच कर देंगे और परफेक्ट, ये स्किन के अंदर रहेगा। अंदर रहेगा। इसका केयर कैसे करना है फिर? हाँ, तो इसका केयर करने के लिए जिसे हम फ्लशिंग करते हैं, हाँ। हम फ्लशिंग कर सकते हैं और यूजुअली 15 डेज 20 डेज मंथली फ्लश कर सकते हो। और ऐसे भी पेशेंट हमारे पास कीमोथेरेपी लेने के लिए आता रहता है, तब उसकी हम फ्लश करेंगे। और ओके। उसकी कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्किन के अंदर रहता है। तो पेशेंट कैन वॉश दिस पार्ट, नहा अच्छा। भी सकता है, ओके। बाहर भी जा सकता है, जॉब पर भी जा सकता है, कोई इश्यू नहीं उसका। और सर ये कितने महीनों तक बॉडी में रह सकता है? आप मान के चलो कि मिनिमम 2 से 3 साल तक ये रह सकता है। ओके, जैसे किसी पेशेंट का 6 महीने का कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल था, उसके 6 महीने कीमोथेरेपी पूरी हो गई, तो उसको उसके बाद कब तक रखना है स्किन में? यस, अब इसमें अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि कीमोथेरेपी उसका खत्म हो गया 6 महीने हाँ। बाद, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पोर्ट में थोड़े कॉम्प्लिकेशन उसको ज़्यादा थे, तो उसको निकाल सकते हैं। ट्रीटमेंट पूरी हो गई तो उसके बाद कभी कभी एडवांस स्टेज में हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसको 2-3 साल तक रखें और तब तक बार बार फ्लश करवाते रहें। और ये Right. अंदर फॉरेन मटेरियल पेशेंट की बॉडी में रहेगा, तो उससे साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाली, सिर्फ आप फ्लश करवाते रहो। तो या तो तुरंत निकाल सकते हो अगर पेशेंट की चॉइस है तो। हम कुछ पेशेंट में काउंसलिंग करते हैं कि आप एक काम करो, 2-3 साल तक रखो और बीच बीच में हम पेट स्कैन भी करवाते हैं 6 महीने 1 साल में। अगर सब कुछ ठीक है तो आप 3 साल के बाद निकाल सकते हो। ओके, तो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा और ग्रेट वे है हमारी बाकी पेरीफेरी वेन्स को सेव करने का। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि सबसे आजकल बड़ा हाइप बना हुआ है। पहले भी काफ़ी टाइम पहले, 1 साल पहले भी बहुत हाइप था, रशियन कैंसर वैक्सीन। सो इसकी क्या सच्चाई है? क्या ये मार्केट में अवेलेबल है? किसके लिए है? ये बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न है इसका लेकर। रशियन वैक्सीन में इस तरह का है कि रशिया में जो भी वैक्सीन बन रही है उसमें 2 प्रकार के वैक्सीन है। एक जो वैक्सीन है उसका नाम है एंट्रोमिक्स करके, वो ऑन्कोलाइटिक वायरस टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है। जो हाइप है वो इसी वैक्सीन का है अभी। और दूसरी वैक्सीन mRNA बेस्ड वैक्सीन है। mRNA बेस्ड वैक्सीन है, वो यूएसए में भी अभी बन रही है। ये यूएस नाम नहीं आ रहा है मुझे याद, ठीक है। तो बेसिकली रशिया में जो वैक्सीन बन रही है वो ऑन्कोलाइटिक वायरस टेक्नोलॉजी और mRNA बेस्ड जो बन रही है। अब जो एंट्रोमिक्स जो मैंने आपको बताया ऑन्कोलाइटिक वायरस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो अभी ऐसा मान के चलो प्री क्लिनिकल स्टडी में उनको सक्सेस मिला है। ओके। अभी ह्यूमन के ट्रायल चालू होंगे अभी तो, बराबर। तो अभी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वो कैंसर की वैक्सीन रेडी है। और कोई भी वैक्सीन अब जब आप बनाते हो तब उसके ह्यूमन ट्रायल्स के बगैर आप किसी को भी सेल नहीं कर पाओगे। तो और दूसरा ये होता है कि वैक्सीन बनाने के बाद लॉन्ग टर्म की उसकी कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रशिया की वैक्सीन अभी रशिया के पीपल के लिए भी अवेलेबल नहीं है। यस, सो बेसिकली लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो जैसे रशियन कैंसर वैक्सीन सुना, उन्हें लगा कि हर तरह के कैंसर पेशेंट इसको ले सकते हैं। ये सच है या नहीं है? नहीं, अभी हम इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन अभी साइंटिस्ट वो खोज रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन। यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन का मीनिंग अभी सर्च में ऐसा है कि अगर एक वैक्सीन ले लिया आपने, तो अगर आपको फ्यूचर में कोई भी कैंसर होने वाला हो तो आपको वो होगा ही नहीं। तो सर तो क्या ये वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए आने वाली है? यस, ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन, मतलब ये बहुत ही आइडियलिस्टिक थिंग है। वो कब आएगी मालूम नहीं है, अभी 3 साल 5 साल 10 साल के बाद आएगी या तो नहीं आएगी, दैट वी डोंट नो। लेकिन साइंटिस्ट उसके लिए पूरी तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि हम ऐसी कोई वैक्सीन बना दे कि अगर वो वैक्सीन ले ले तो कोई भी कैंसर ना हो। लेकिन अभी उसका रिसर्च चालू है। तो बेसिकली अगर हम उस वैक्सीन को छोड़े, हम सिर्फ रशियन कैंसर वैक्सीन की बात करें, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में आ रही है तो सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए है, वो कस्टमाइज होगी। अब हाँ, रशियन कैंसर वैक्सीन का कंसेप्ट ऐसा होगा कि अगर, और वो पर्सनलाइज्ड थेरेपी है कि अगर पेशेंट को कैंसर हुआ है तो कैंसर हुआ है तो वो एक अलग टेक्निक से उसमें जांच करेंगे, उनका सैंपल लेंगे और उसके हिसाब से वो पेशेंट की खुद की वैक्सीन बना के उसमें इन्फ्यूज करेंगे। इस तरह का कंसेप्ट है। लेकिन उसकी सक्सेस रेट कितनी है, जो अभी अवेलेबल थेरापी है, कीमोथेरेपी, टारगेट, इम्यूनो, सर्जरी, रेडिएशन, उससे भी वो बेहतर है, दैट वी डोंट नो।
ओके, तो फिलहाल अभी ये कंक्लूजन है कि रशियन कैंसर वैक्सीन अंडर ट्रायल है, मार्केट में अवेलेबल नहीं नहीं है, है। और अभी उसके ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू होंगे, एंड होने के बाद उसका सालों तक फॉलोअप भी देखा जाएगा कितना यस, इफेक्टिव है। ह्यूमन ट्रायल्स में फेज 1 स्टडी, फेज 2 स्टडी, फेज 3 स्टडी, जो यस। अभी अवेलेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके साथ उसको मैच करेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम, 3 to 5 years, और इन दौरान में भी अगर वो वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो मार्केट में नहीं आएगी। तो सर ये इस तरह से हाइप क्यों बन जाती हैं चीज़ें? आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ की हेडलाइंस होती है कैंसर का इलाज मिल गया, अब कैंसर को ट्रीट करना हुआ आसान, तो बेचारे नॉर्मल लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस वैक्सीन आ गई, अब हमें लगेगी कुछ टाइम बाद हम ठीक हो जाएंगे। तो ये हाइप क्यों बन जाती है ऐसी, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहला जो उसका कंट्रीब्यूटर है वो सोशल मीडिया। हाँ। सोशल मीडिया का कंजप्शन बहुत हो गया है। और दूसरा पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव ये है कि कैंसर ऐसा रोग है ना कि पेशेंट पेशेंट या तो कॉमन सोसाइटी की बिलीफ है कि इसमें से छुटकारा मिले। तो जो कैंसर के बारे में जो भी न्यूज़ आती है ना वो तुरंत पकड़ में आ जाती है, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी ने कैंसर केसेस देखे हुए हैं, इसलिए सब लोग पीड़ित हैं, उससे ग्रस्त हैं, इसीलिए कैंसर को ज़्यादा महत्व मिलता है। और दूसरी चीज़ शायद जो मुझे लगती है वो ये होती है कि मीडिया पर्सन को ये पता नहीं होता है कि किस तरह से ट्रायल काम यस, करते हैं। यस, यस, यस। ट्रायल हुआ माउस पे या किसी और एनिमल पर, उसमें सक्सेस हुआ, उन्हें लगा कि अब ये डायरेक्टली ह्यूमन को लग जाएगी, बट उन्हें ये नहीं पता कि चेन्स ऑफ ट्रायल्स होते हैं और सालों की मेहनत और फॉलोअप होता है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। और दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया आई थिंक हाइप बनाती है व्यूज़ के डेफिनेटली, लिए भी। डेफिनेटली मीडिया हाइप बनाती है। और दूसरा, अभी तो वैक्सीन की बात हुई, कोई भी ड्रग होती है, कोई भी ड्रग होती है, उसको भी मार्केट में आने के लिए 15 साल लग जाते हैं। जब एक ब्रेक थ्रू मिलता है कि अभी ये ड्रग आने वाली है, वहाँ से अभी आप आगे चालू करो, माउस मॉडल, प्री क्लिनिकल स्टडी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वो सब जाने में मिनिमम 15 साल हो जाते हैं। और ये 15 साल में कभी भी वो ड्रग फेल हो सकती है, क्योंकि वो ड्रग को दो बातें साबित करनी है। सबसे पहले उसकी एफिकेसी, कि जो अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके सामने वो ज़्यादा एफिकेशियस है या नहीं है। और दूसरा, एफिकेशियस भी होगी लेकिन इतनी सारी साइड इफेक्ट होगी कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको अप्रूव ही नहीं करेगा। राइट। तो चलो हम तो यही सोचेंगे कि अच्छे जल्दी से जल्दी आ जाए, अच्छे उसके रिजल्ट्स हों, वी विल प्रे फॉर दैट, क्योंकि नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो अगर हम वैक्सीन से मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो अगला इसी तरह से एक और हाइप न्यूज़ है, दैट इज़ कार टी सेल थेरेपी। सो इसके बारे में सर मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि ये उस जगह दी जा रही है, सारे कैंसर्स के लिए दी जा रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या पूरा सच है? देखो, कार-टी सेल जो है ना एक प्रकार की एडवांस इम्यूनोथेरेपी आप मान के चलो, ओके। राइट? अब हमारे बॉडी में जो टी सेल होते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, वो तो हमारे अंदर के जो कैंसर सेल है उसको मारते ही हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि दुश्मन की पावर ज़्यादा हो गई है, हमारे जो सैनिक कम है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे सैनिकों को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके ज़्यादा पावरफुल बना दे? यानी कि समझो हमारे पास एक AK-47 हो, उसके बदले 1000 AK-47 आ जाए दुश्मन को मारने के लिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो थिंकिंग प्रोसेस है कार टी सेल थेरापी। कार टी में टी तो है ही, क्या तो मतलब जो भी करने वाले वो टी सेल पर ही करने वाले हैं। ओके। तो यानी क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल में जो टी सेल है उसको आइसोलेट करके उनमें स्पेसिफिक उस पेशेंट के जो एंटीजन एंटीजन मतलब जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसी के हिसाब से उसको प्राइम किया जाता है कि तुझे इसी को मारना है। ओके। तो अब पूरा जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके वो कार टी का फुल फॉर्म होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये कार करके टी वो दोनों को मिक्स करके फिर पेशेंट के बॉडी में इन्फ्यूज किया जाता है। तो यानी कि अभी जो पहले टी सेल था उसके बदले अभी उसकी मेमोरी और सब एकदम इम्प्रूव हो गई है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट जैसी हो गई है, तो वो ज़्यादा मारेगा। जो पहले एक मारता था अभी वो 100 को मारेगा। अब ये कार्टी सेल की जो एफिकेसी अभी जो प्रूवन हुई है वो ब्लड कैंसर में हो गई है। अच्छा। जैसे कि लिम्फोमा हो गया, माइलोमा हो गया, लुकेमिया हो गया, ये सब में उसकी डेफिनेटिव इंडिकेशन है और मोस्टली ना रिलेप्स केस में है। लेकिन अभी भी जो सॉलिड कैंसर है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, इसमें अभी उसका डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि शायद आगे जाके भी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। और अभी 4 साल पहले इस तरह का था कि वो बहुत ही कॉस्टली थी, यानी कि 1 कार टी सेल थेरापी वुड बी 3 to 4 CR।
3 to 4 करोड़। सीआर। हाँ, ओ माय तो गॉड। अभी जो हमारी इंडाइजेनस जो कार्टी सेल थेरापी टाटा और आईएम वाले ने कुछ मिक्स करके बनाई थी, तो उससे उसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है और अभी अब ऐसा मान के चलो कि 30-34 लाख के आजू बाजू हम कार्टी सेल कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे ज़रूरी पॉइंट जो आपने बताया कि ये रिलैप्स्ड ब्लड कैंसर्स में इसका यस, रोल है, ये बहुत यस, ज़रूरी है क्योंकि लोगों को लगेगा ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ कार्टी सेल थेरेपी करा लो, नहीं, वहाँ पर अभी भी रोल कीमोथेरेपी का ही है। डेफिनेटली, यस, अगर किसी को बीमारी लौट के आती है या मेटास्टेटिक हो जाती है या फिर प्रोग्रेशन हो जाता है, तब वहाँ पर इसका रोल देखा गया है। यस, बट आपने ये बहुत अच्छा एश्योरेंस दिया है कि अभी कॉस्ट इसका काफ़ी कम हो गया है कम क्योंकि हो थ्री गया टू है। फोर सी आर अफोर्ड करना तो बिग चैलेंज, क्योंकि यस, अभी तो सर जितना एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं खुद देख रही हूँ, इम्यूनोथेरेपी भी अफोर्ड करना एक चैलेंज है, यस, राइट? तो अभी जैसे कि अभी जो लेटेस्ट बजट आया है, मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी मेडिसिन्स पर प्राइस कम हुआ है, स्पेशली इम्यूनोथेरेपी पर बहुत सारा फंड आया है ट्रायल्स के लिए। तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं और इम्यूनोथेरेपी में ये बजट कितना हेल्पफुल होने वाला है? मैं इसमें 2 पॉइंट कहूँगा जो आपने बताया कि इम्यूनोथेरेपी कॉस्ट के बारे में। अभी जो लेटेस्ट बजट आया है, इसमें 17 जितनी जो ड्रग्स है, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि लंग कैंसर की ड्रग है, ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग है और ब्लड कैंसर की 5 to 6 ड्रग है, इम्यूनोथेरेपी 5 to 6 है। ऐसे करके 17 ड्रग्स है, उसकी जो एक्सटेम ड्यूटी होती है वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी है। तो कुछ हद तक, यानी कि समझो कि 10 से 15% तक वो ड्रग चीपर हो जाएगी। ओके। अब 10 से 15% आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम है, लेकिन जिसकी कॉस्ट 10 लाख है, उसकी अगर आप 15% कम करोगे तो इज ए ह्यूज अमाउंट। तो वो तो एक बेनिफिट पेशेंट को होने ही वाला है इस बजट में। दूसरा, अभी एक नया इन्वेंशन आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट इम्यूनोथेरापी का जेनरिक वर्जन वो आ गया है। जस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में वो लॉन्च हुआ है। जो थेरापी का नाम है वो है निवोलुमेब। जो निवोलुमेब है वो एक प्रकार की इम्यूनोथेरापी है। अब उसका जेनरिक वर्जन आ गया है तो हमारे बहुत सारे पेशेंट को फायदा होने वाला है। जैसे कि आप मान के चलो कि रूटीन इम्यूनोथेरापी पेटेंटेड ड्रग होती है तो उसकी कॉस्ट अभी हाल में ऐसा मान के चलो 10 से 12 लाख पर ईयर होती है, जो आज से 4 से 5 साल पहले 20 से 25 लाख थी। फिर अभी पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम ने उसको अभी चालू हुए जिसमें पेशेंट को एक ड्रग दो दूसरी ड्रग फ्री मिलती है, वो कंपनी सब ऑफर कर रही है। तो उससे 10 to 12 लाख जितनी कॉस्ट है पर ईयर। अब नई चाइनीज इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है, जिन्होंने यूएसए वर्सेस चाइना में उन्होंने ऑलमोस्ट अपना जो एफिकेसी सेम बताया है। और उसमें भी हम कुछ पेशेंट को यूज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 लाख पर ईयर, इस तरह से उसकी कॉस्ट है। लेकिन अभी जो जेनरिक इम्यूनोथेरेपी आई है उससे ये पूरी गेम चेंज होने वाली है, क्योंकि अभी हम जेनरिक इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो वो कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 लाख के बीच में आ जाएगी। उससे भी आगे जो हमारे रूटीन पेशेंट होते हैं जिसमें हम नॉर्मल डोज नहीं देते, लो डोज देते हैं। अगर हमने लो डोज भी दिया, जैसे कि नॉर्मल डोज होता है 240 मिलीग्राम और अगर लो डोज दिया तो वो हो गया 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम, तो उससे ये कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि पर ईयर 1 लाख की कॉस्ट हो जाएगी। तो अभी आज से 5 साल पहले हमारे 10% पेशेंट ही इम्यूनोथेरेपी अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन अभी ऐसा मान के चलो कि 70-80% पेशेंट अभी अफोर्ड कर पाएंगे। इसमें से भी अगर आप ऐड करो कि लो डोज कर दो तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% पेशेंट इम्यूनोथेरेपी अफोर्ड कर पाएंगे। राइट। सो फिर भी मुझे लगता है कि चैलेंज तो अभी भी है मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लिए, अफोर्डेबिलिटी इशू तो रहेगा। सो बेसिकली सर आपने जो ये वर्ड यूज़ किया जेनरिक इम्यूनोथेरेपी, तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे। देखो, जेनरिक जो वर्ड है ना वो बहुत ही इतना कॉमनली यूटिलाइज नहीं हो रहा है और बहुत ही मिसकंसेप्शन है। सबसे पहला वर्ड आता है कि ओरिजिनल ड्रग, यानी कि इनोवेटेड ड्रग, जिसको हम बोलते हैं कि पेटेंटेड ड्रग। ओके। दूसरा आता है कि ब्रांडेड जेनरिक। ब्रांडेड जेनरिक का मतलब ये आता है कि जब जो बीपी डायबिटीज की दवा हम या तो हमारे कोई रिलेटिव देते हैं वो, यानी कि जस्ट मैं नाम दे रहा हूँ इंटास, आप दे रहा हूँ जाइडस, जैसा आपने नाम सुना है, टोरेंट, फार्मा कंपनी हिट्रो, मतलब ऐसा नाम सुना है आपने, तो उसको हम बोलते हैं कि ब्रांडेड जेनरिक। कि जैसे कि हमारे फैमिली में भी किसी को हुआ तो हम उसी कंपनी की ड्रग यूज करते हैं। हम कॉमन कोल्ड के लिए यूएसए से दवा नहीं मंगाते हैं कि मुझे ओरिजिनल ड्रग लाओ, मुझे ओरिजिनल चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ओरिजिनल इज डिफरेंट थिंग, ब्रांडेड जेनरिक इज डिफरेंट थिंग, और थर्ड है जेनरिक जेनरिक।
जेनरिक जेनरिक का कंसेप्ट ये है कि बहुत ही लोकल कंपनी है जिसका आपने नाम ही नहीं सुना है, चंदूलाल एंड कंपनी, वो उसने अपनी फार्मेसी बना दिया और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट के रेगुलेटर है उसमें वो कंप्लायंट नहीं कर रहा है। तो जेनरिक जेनरिक जो ड्रग है अगर हो सके तो उसको अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन पेटेंटेड और ब्रांडेड जेनरिक आप यूज कर सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इम्यूनोथेरेपी का जेनरिक वर्जन आ गया है तो उसका मतलब ये हुआ है कि ब्रांडेड जेनरिक है। इसका रीज़न ये है कि ये जो ड्रग है इम्यूनोथेरेपी वो लोकल कंपनी बना ही नहीं सकती। इतने सारे उसके कॉम्प्लायंट होते हैं, उसके रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा और बहुत ही हाई यील्डिंग बजट आप बोल सकते हो, तो इसलिए लोकल कंपनी उसको नहीं कर पाएगी। तो अभी जो आई है वो ब्रांडेड जेनरिक ही आप बोल सकते हो। ओके, गॉट इट, राइट। सो अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो क्या स्टेप्स है, सीक्वेंस जो उसको प्रिपरेशन करना है, या मैं कहूँ कि कीमोथेरेपी से पहले पेशेंट को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? किसी का फर्स्ट कीमोथेरेपी होने वाला है एंड बहुत एप्रीहेंशन है उसको, तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं वन बाय वन? सबसे पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाना है। कीमोथेरेपी कोई बड़ी थेरेपी नहीं है और घर से आप निकलो तो ब्रेकफास्ट भी करके आ सकते हो और जो अपने बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं वो करवा लीजिए आप, और उसके बाद डे केयर में आप कीमोथेरेपी ले सकते हो। और कोई स्पेसिफिक चिंता की बात नहीं करनी क्योंकि हमारे पास पूरा प्रोटोकॉल होता है। जैसे कीमोथेरेपी दिया उसके पहले हम कोई ऐसी दवाई देते ही हैं कि जिसके कारण पेशेंट को बुखार भी नहीं आएगा, ठंडी नहीं लगेगी, उल्टी उपके भी नहीं होंगे। और घर पे जाने के बाद भी हम ऐसे कुछ ओरल टेबलेट्स देते हैं, न्यूट्रिशन वाली थेरेपी देते हैं, प्रोटीन पाउडर ऐड करते हैं और ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शन देते हैं। उसके कारण पेशेंट को सहज भी घबराने की जरूरत नहीं है। राइट। मुझे ना बहुत बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं, उनके रिलेटिव से बोलते हैं कि अफोर्डेबिलिटी डिसाइड करती है कैंसर का ट्रीटमेंट। जो बाहर जाके अफोर्ड कर सकता है दे आर सर्वाइविंग, बट हमारे इंडिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप इस पॉइंट के फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं? नहीं, कुछ हद तक वो लोग सही हैं क्योंकि अगर जो बेस्ड थेरेपी है जो अवेलेबल है, अगर गाइडलाइन में है, अगर वो ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं लेता है तो उसके रिलेप्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में सामने ये भी पॉइंट है कि कुछ ऐसा नहीं करना है कि उसने बाहर जाके ट्रीटमेंट लिया तो हमें भी बाहर जाके ट्रीटमेंट करो। जैसे मैं युवराज सिंह की बात करता हूँ, अगर युवराज सिंह जब 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता था तब युवराज सिंह वॉज द मैन ऑफ द सीरीज। और जब वो क्रिकेट खेल रहा था उस समय तभी भी उसमें कैंसर था। 1 महीने बाद उन्होंने एक्सरे करवाया और पूरी उसकी एक स्टोरी है। उन्होंने बायोप्सी फिर करवाई और उनको बहुत रेयर प्रकार का डायग्नोसिस हुआ था जिसको बोलते हैं मीडियास्टिनल सेमिनोमा। दोनों फेफड़ों के बीच में गठान थी। उसके बाद वो कीमोथेरेपी लेने के लिए गए यूएसए। अब यूएसए में जो उनको कीमोथेरेपी दी गई थी वो पीईबी करके एक रेजिमेंट थी जो हम हमारे रूटीन पेशेंट में यहाँ पे लगाते हैं। अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, तो जो 3 कीमोथेरेपी के जो टीके थे, जो डोज थे, जो युवराज सिंह को लगे थे वो ही हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब ट्रीटमेंट बाहर ही अच्छी मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है कि अच्छे अच्छे ट्रायल्स जो शायद इंडिया में अवेलेबल ना हो, वो ट्रायल की दवा लेने के लिए आप बाहर चले जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी है, जो ड्रग अवेलेबल है इंडिया में, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी ना कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, रील डाली थी, बेसिकली ये बताने के लिए कि देखो ये कैंसर सर्वाइवर्स हैं एंड दे आर डूइंग सो गुड। तो अनफॉर्चुनेटली कहूँगी कि सारे ही सेलिब्रिटी थे, ये पॉलिटिशियंस थे, तो सभी के कमेंट आने शुरू हो गए कि ये सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं, दे अफोर्डेड ट्रीटमेंट, ये इन सब ने बाहर लिया है। तो सर कहीं ना वो मतलब रॉन्ग मैसेज भी जाता है कि सब लोगों ने बाहर लिया इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या रीज़न है? हमारे इंडिया में जो सर्वाइवर्स हैं दे आर हाइडिंग देमसेल्फ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि देखो हमारे पास 10 में से 3 पेशेंट आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सर हमें नहीं बताना है किसी को, मुझे कैंसर है। फाइल के ऊपर भी कैंसर वर्ड है वो निकाल दो, पेशेंट को मालूम नहीं है, फाइल भी नहीं देते हैं, रिलेटिव को नहीं मालूम है। तो ये जो स्टिग्माटा है, जो एक लांछन अभिशाप है, वो सब हम सबको मिलके उसको भगाना है। दूसरा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि सिर्फ सेलिब्रिटी ही कैंसर सर्वाइवर होंगे, बहुत सारे हमारे मरीज भी हैं जो कैंसर सर्वाइवर है, लेकिन वो अपने आप को
बाहर लाना नहीं चाहते हैं कि मुझे कैंसर हुआ है। जैसे अभी 10 साल पहले वो साइकेट्री की जो बीमारी थी और लोग नहीं बताते थे कि मुझे साइकेट्री की बीमारी है, लेकिन अभी सब लोग टैबू मानते थे और अभी अवेयरनेस पूरा हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कैंसर के रिलेटेड भी ऐसा होने वाला है। और मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि आज से 5 साल के बाद कैंसर के मरीज सामने से आएंगे कि सर मुझे ये कैंसर लग रहा है, आप मेरी बायोप्सी करवा दो, इसकी उसकी थेरापी है और मैं ठीक हो जाऊंगा। राइट, एक्चुअली वही चीज़ हो जाती है ना कि वो सेलिब्रिटी हैं, हम उनके बारे में कुछ भी डालते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। बट जैसे कि आपने बोला कि हमारी इंडिया में लोग छुपाते ज़्यादा हैं, टैबू मानते हैं, अभी भी स्टिग्मा है लोगों के लिए, तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग 10-10, 15-15 साल, हमारी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं, बट वो अपने आप को शो नहीं करते। इसमें मेरे तरफ से एक इनपुट ये है कि जैसे कि जो भी हमारे मरीज हैं उनकी एज अभी ज़्यादा है, ऐसा मान के चलो 50 साल की उम्र वाले हमारे मरीज ज़्यादा है, और उन्होंने अपने फ्रेंड, रिलेटिव, सबको, गांव वाले को, सबको कैंसर से मरते हुए देखा है और कैंसर से सफर होते ही देखा हुआ है पूरी लाइफ टाइम में। अब उनकी जो मेमोरी है वो मेमोरी हमें चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा, उसके बाद जो जनरेशन है, अगर वो जनरेशन ऐसी देखेगी कि भी कैंसर से मिट सकता है, अगर वो लोग ज़्यादा देखेंगे कि भी कैंसर से मिट सकता है, कैंसर की थेरेपी की साइड इफेक्ट बहुत कम है, नई नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो सबका अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगा तो ये हो सकेगा। नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है आई थिंक, जो हम मिस करते हैं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं, टैबू या स्टिग्मा मान रहे हैं, उन्होंने देखा ही है सफरिंग। बट अगर आने वाली जनरेशन देखेगी सर्वाइवर और जो इतना अच्छा फील्ड में कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट चेंज होगा, नो डाउट। अभी मैं देख रही हूँ कितने सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो एकदम बिजनेस टाइकून बने हुए हैं। अभी रिसेंटली एक शार्क टैंक में एक लेडी आई है जिसको एट द एज ऑफ द 21 कैंसर हुआ था, एंड शी इज डूइंग सो गुड, राइट, कि शार्क टैंक की शार्क बनी है वो इस बार। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, बट लोग शायद वो अपने बारे में नहीं बताती, तो किसी को पता भी नहीं होता कि शी इज सर्वाइवर, और वो खुद से बोल रही थी। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को बहुत अच्छा मैसेज आएगा। मुझे लगता है कि जो लोग सर्वाइवर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उन्हें बताना ही चाहिए ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो भी कैंसर के पेशेंट कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट लेते हैं वो कैंसर के वॉरियर है, और उनको ऐसा होना चाहिए कि मैं 10 कैंसर के पेशेंट को मोटिवेट करूं मेरी जर्नी से। उनको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, लेकिन अभी भी ना सफरिंग ज़्यादा है लोगों के बीच में। उसका रीज़न है कि दे डायग्नोज इन 3 और 4 स्टेज। अगर वही 1 या 2 में आएंगे तो सर्वाइवल इज गुड। डेफिनेटली, यस। सो सर, मेरे पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर है, एंड उससे पहले रैपिड फायर हम करें, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर यानी कैंसर नहीं होता है, हमें कैंसर से हारना नहीं है, लेकिन कैंसर को हराना है। वेरी गुड मैसेज सर। तो आप तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? यस। तो सर, सबसे पहले तो इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड रैपिड फायर करेंगे, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा मिथ है, मिसयूज़ भी मैं कहूँगी कि बहुत हो रहा है। तो उससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस मेरे, येस एंड नो में जवाब चाहिए मुझे। एंड पहला क्वेश्चन है, क्या इम्यूनोथेरेपी सब कैंसर पेशेंट्स के लिए होती है? नो। क्या इम्यूनोथेरेपी कीमो से हमेशा बेटर होती है? नो। क्या इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम होते हैं? साइड इफेक्ट कम है, ये बात सही है, लेकिन 5% केसेस में साइड इफेक्ट होते हैं। ओके। क्या इम्यूनोथेरेपी में रेस्पॉन्स परमानेंट हो सकता है? कुछ पेशेंट में, जैसे कि 20% पेशेंट में हमने देखा गया है कि एक टेल बनती है कि जो पेशेंट इनिशियली रिस्पॉन्स करते हैं उनका रिस्पॉन्स लंबे समय तक चलता है। तो ऐसे जो 20% पेशेंट होते हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी देते हैं उनको सही में फायदा होता है। नाइस। क्या इम्यूनोथेरेपी बिना टेस्ट किए स्टार्ट की जा सकती है? अभी कुछ कैंसर में ऐसा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंसर में ऐसा नहीं है, जिसमें हम वो टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है PD-L1 टेस्ट या तो MSI का टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो इम्यूनोथेरेपी उस कैंसर में वर्क बेटर करेगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, क्या PD-L1 हाई होना गारंटी देता है रेस्पॉन्स का? ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि कुछ पेशेंट में जिनका PD-L1 हाई होता है फिर भी इम्यूनोथेरेपी वर्क नहीं करती है। वो एक ऐसा बोल सकते हो कि हिट्रोजिनस, अलग, हर एक कैंसर हमारे लिए अलग अलग है। क्या इम्यूनोथेरेपी एल्डरली पेशेंट में सेफ हो सकती है? यस। क्या ऑटो इम्यून डिजीज में इम्यूनोथेरेपी रिस्की होती है? ऑटो इम्यून डिसीज में एक्चुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि नहीं देनी चाहिए इम्यूनोथेरेपी। लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज है, अगर वो कंट्रोल्ड है विथ थेरापी देन वी कैन गिव। क्या इम्यूनोथेरेपी जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल है? यस, अभी हो गई है। क्या कॉस्ट इम्यूनोथेरेपी डिसीजन को अफेक्ट करती है? डेफिनेटली यस। यस। क्या इम्यूनोथेरेपी हर स्टेज में काम करती है?
हर एक स्टेज में काम नहीं करेगी। अभी ऐसा मान के चलो कि स्टेज 4 वाले जो हमारे मरीज है उसमें ज़्यादा असर कर रही है। सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद भी अभी इम्यूनोथेरेपी आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो मैक्सिमम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टेज 4 में यूज़ करते हैं। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्या इम्यूनोथेरेपी सिर्फ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? यस, नो डाउट। बाकी लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। क्या इम्यूनोथेरेपी के साथ स्टेरॉइड हमेशा अवॉइड करनी चाहिए? डेफिनेटली यस। ओके, रियली? बट मैंने देखा है कि जब साइड इफेक्ट वगैरह आते हैं तो स्टेरॉइड दिए जाते हैं। नहीं, हाँ, वो बात सही है। हाँ। अभी कैसा होता है कि जो कीमोथेरेपी हम देते हैं उसमें थोड़ा माइल्ड डोज स्टेरॉइड होता है, तो साइड इफेक्ट ना हो। ओके। तो वही प्रोटोकॉल में अगर आपने इम्यूनोथेरेपी ऐड कर दिया हम्म। तो हम देते हैं, ओके। क्योंकि कीमोथेरेपी साथ में है इसलिए। फिर भी हम ऐसा कुछ ट्राई करते हैं कि उसमें भी वो स्टेरॉइड हम रिप्लेस कर दें, लेकिन जब अकेली इम्यूनोथेरेपी देते हैं तब हम स्टेरॉइड नहीं देते हैं। ओके सर। क्या इम्यूनोथेरेपी के रेस्पॉन्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं? कुछ पेशेंट में यस। ओके, नेक्स्ट है डाइट से रिलेटेड है। एक्चुअली सर डाइट बड़ा कंफ्यूजन है, तो एक बार ना आप ऑलरेडी डीएम हैं, इतने सालों से केमोथेरेपी लगा रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी लगा रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो डाइट को थोड़ा सा समराइज करेंगे क्या कि पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या सच में कोई डाइट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या सिर्फ एक मिथ है? देखो, डाइट में यूजुअली ऐसा बोल सकते हो आप कि सब कुछ घर का बना हुआ। अच्छा। जो गर्म खाना है वो आप खा सकते हो, बराबर। आपको बाहर के जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो आपको अवॉइड करने हैं। ज़्यादा तीखा, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा खट्टा, यानी कि उसमें ऐड होता है कि ज़्यादा, जो भी ज़्यादा आप ऐड करोगे वो बेटर नहीं है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि फ्रूट खाए या फ्रूट जूस खाए, तो यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फ्रूट खाओ, फ्रूट जूस थोड़ा कम खाओ। लेकिन उसमें भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि पेशेंट ने कीमोथेरेपी लिया है, डायरिया है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, मुंह में टेस्ट नहीं है, मुंह में छाले पड़े हैं, अगर वो पूरा फ्रूट लेगा तो वो खा नहीं पाएगा, तो उसमें लिए फ्रूट जूस बेटर है। लेकिन अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, पेशेंट एकदम फिट है लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट में आपको फाइबर होगा, ड्राई फ्रूट आप ले पाओगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ डाइट वाला, वो आपको बीपी, डायबिटीज, जो आपके कोमोर्बिड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको लेना है। मैंने आपको बोल दिया कि आपको द्राक्ष खानी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको द्राक्ष खानी है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बीपी, डायबिटीज है तो उसका भी डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डॉक्टर ने फ्रूट्स मना किए हैं, सलाद मना किया है, तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? हर कोई बोलता है सैलड ले सकते हैं, सैलड नहीं लेना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सैलड किसके लिए होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए होता है। हाँ। और एक्चुअली वो वेट लॉस के लिए हमें देना होता है, देते हैं। और सैलड में कैलोरी इतनी नहीं होती है, और सैलड में मैक्सिमम चांसेस ये है कि अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसलिए हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि सैलड आप डेफिनेटली ले सकते हैं, जैसे कि पूरा कट किया और आपने खा लिया, वो आप कर सकते हो। लेकिन सलाद के पहले अगर आपने जो मेन मील नहीं लिया और आपने सलाद लिया तो आपका वेट लॉस होगा। कैंसर के पेशेंट में माल न्यूट्रिशन, कैंसर कैचेक्सिया, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा है जो हम देख रहे हैं। तो यानी कि कैलोरी रिच और प्रोटीन वाला खुराक हमें लेना चाहिए। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द इंडियन पेशेंट आर वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम में अभी नया जो कंसेप्ट आया है वो फास्टिंग वाला, कि फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, हमारे तरफ से ऐसा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हो, लेकिन फास्टिंग के साथ अगर आपने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन किया तो जो कीमोथेरेपी देंगे, इतने हेवी डोज दे रहे हैं, जो फाइटिंग अंदर हो रही है उसके लिए बॉडी को पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। नहीं, फास्टिंग का ना उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। मैंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा था इसके बारे में। उन्हें लगता है कि अगर आप स्टार्व करोगे ना खुद को, तो कैंसर सेल जो आपकी बॉडी में वो मर जाएगी। ये अभी तक इतना प्रूवन नहीं हुआ है। हमारे पास डेटा है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, गुड फॉर हेल्थ, बट नॉट टू क्योर कैंसर। टू क्योर कैंसर के लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। दूसरा ये भी है कि जब जो कि कोई पेशेंट को कीमोथेरेपी चालू है, तो कीमोथेरेपी के बाद कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि 3 से 4 दिन उसको भूख नहीं लगती है और वो बहुत कम खाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भी एक प्रकार का इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हो गया। तो ये 3-4 दिन आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया, उसके बाद कीमोथेरेपी बॉडी में से बाहर चली गई, अब आपको खाने की इच्छा हो रही है तो फिर आप खा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। सो कुल मिला के कुछ ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन या कोई डाइट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कैंसर पेशेंट्स के लिए? में ऐसा है कि आप रो फूड, जो कच्चे जो है
पदार्थ, क्योंकि Fruits, उसमें हाँ। इन्फेक्शन के चांसेस पूरे पूरे होंगे। अगर आपने हाँ। फ्रूट खाना है हाँ। तो तुरंत कट करके खा लीजिए। हाँ। फ्रूट कट किया, फ्रिज में रखा, 4-5 घंटे के बाद खाया, ऐसा नहीं करना है। हम्म। ज़्यादा तला हुआ, तीखा हम्म। ऐसा खाना बहुत कम खाना है। ओके, तो सर नेक्स्ट रैपिड फायर मेरा डाइट से ही रिलेटेड है एंड इसमें मिथ एंड फॉल्स आपको बताना है। ऑल कार्ब्स इंक्रीजेस कैंसर ग्रोथ। ये मतलब शुगर रिलेटेड जो अभी पूरा चल रहा है कि शुगर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसमें तो बहुत लंबा आंसर होगा। कि सबसे पहला तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि शुगर पर्सनली मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ। हाँ। यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन सोसाइटी के लिए शुगर अच्छी नहीं है। आज से 100 साल पहले का जो हमारा जीवन था और अभी जो जीवन पूरा चेंज हो गया है। हाँ। हम पहले पैदल चलते थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय हमारे लिए वो गुड़ और शुगर का बहुत महत्व था, क्योंकि हमारा हमको एनर्जी चाहिए। अभी हम 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं, लिफ्ट यूज कर रहे हैं, उबर ओला यूज कर रहे हैं, हमारी एनर्जी बाहर नहीं जा रही है। तो इसलिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऐसा है कि चीनी शुगर जितनी कम खाओ वो बेटर रहेगा। ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन अगर कैंसर का पेशेंट है, उसका वेट लॉस हो रहा है, 5 kg वेट लॉस हो गया, 7 kg वेट लॉस हो गया, उसको खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कीमोथेरेपी दिया तो वो डिसजूसिया बोलते हैं कि भाई उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, उसको लगा मुझे खाना ही नहीं है। ऐसे पेशेंट में कैंसर कैचेक्सिया माल न्यूट्रिशन अगर हो गया, उस पेशेंट को आप शुगर नहीं दोगे तो वो सही नहीं है। उस पेशेंट को आपको शुगर देनी चाहिए, क्योंकि उससे स्टेमिना आएगा, उसकी वीकनेस कम हो जाएगी। तो 2 एस्पेक्ट हो गए। अगर पेशेंट अपना वेट मेंटेन कर पा रहा है, ऑलरेडी डायबिटिक है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट को शुगर नहीं लेनी चाहिए, तो बहुत कम लो, वो एकदम बात सही है। लेकिन किसी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में तो शुगर को उसको रिस्ट्रिक्ट करना इट्स अ डेडली थिंग। राइट। सो सर ये जो रैपिड फायर है इसमें ना आपको मिथ एंड फॉल्स बोलना है। यस, ओके। राइट, मतलब लाइक फॉल्स है या मिथ है, ये इस तरह से। तो फ्रूट्स आर बैड फॉर कैंसर पेशेंट्स। मिथ। ऑल कार्ब्स इंक्रीजेस कैंसर ग्रोथ। मिथ। स्टार्विंग द बॉडी वीकेंस कैंसर। मिथ। फास्टिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑलवेज बेनिफिशियल। ऑलवेज आए यानी कि फॉल्स। हाई डोज एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑलवेज सेफ। दे आर नॉट ऑलवेज सेम। हर्बल जूसेस कैन रिप्लेस कीमोथेरेपी। मिथ। बिग झूठ। बिग नो। ऑर्गेनिक फूड अलोन कैन प्रिवेंट कैंसर रिकरेंस। नहीं 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 मीट मस्ट बी completely stopped in cancer patients. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोटीन। लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो प्रोसेस्ड मीट है और फैक्ट्री वाले मीट है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसमें प्रिजर्वेटिव होता है और उसमें आपको डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर पेशेंट माल नरिश है, उसको प्रोटीन रिच फूड देना है, तो आप मीट डेफिनेटली कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में दे सकते हो। ग्रेट। डेयरी वर्सन ऑल कैंसर्स। नो। Supplements work better than food. नो। One superfood can fight cancer alone. नो। Diet alone decide cancer outcome. नो। Patients अगर थका हुआ है तो एक्सरसाइज बिल्कुल मना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये उल्टा है एक्चुअली। अगर आप वीकनेस महसूस कर रहे हो, कैंसर की दवा दिया है, तो आपको माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। माइल्ड मतलब कि समझो कि नॉर्मल जो अगर फिट पेशेंट है, इसको हम ऐसा बोलते हैं कि आप 30 to 45 मिनट चल सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हो या स्लो जॉगिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए बैठे बैठे, तो सिर्फ घर पे 15-20 मिनट चलना चाहिए। इतना भी आप करोगे तो पूरे बॉडी का सर्कुलेशन रहेगा और यू विल फील बेटर, और उससे आपकी वीकनेस भी कम हो जाएगी। एक्चुअली ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है कि पेशेंट ना बोलते हैं थकान हो रही है, सोते रहना, लेटे रहना, उनको लगता है कि इससे शायद ठीक होगा, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट इंड्यूस फटीग और वीकनेस हमेशा एक्सरसाइज से ही ठीक होती है। परफेक्ट, यस। ये बहुत ज़रूरी है। सो लास्ट इज इमोशनल सपोर्ट रिकवरी में फ़र्क नहीं डालता। बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। इमोशनल सपोर्ट के इसमें 3 आयाम है। सबसे पहले तो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर, बराबर। डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट के साथ परफेक्टली बात करे, एकदम सिंपैथी एम्पैथी के साथ बात करे। सेकंड इंपॉर्टेंट रोल आएगा केयर गिवर का। अगर केयर गिवर सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है और वो खुद परेशानी में है, एप्रेशन में है, तो वो कैंसर के मरीज को ठीक नहीं कर पाएगा। और थर्ड, एज अ सोसाइटी वी हैव टू सपोर्ट द कैंसर पेशेंट।
मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर सोसाइटी को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। किसी का भी सुनते हैं वो कैंसर पेशेंट है, कैंसर सर्वाइवर है, अजीब-अजीब सी बातें करने लगते हैं, अजीब से एक्सप्रेशन देने लगते हैं। इनफैक्ट सबसे पहला रिएक्शन उनका होता है शॉक। अच्छा, तुम्हें कैंसर हुआ था या तुम सर्वाइवर हो? मतलब दिस इज़ टू बैड। कितनी सही बात। बीमारियाँ होती हैं, कितनी क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, किसी को हम ऐसा रिएक्शन देते हैं? कभी नहीं देते, बट कैंसर के लिए देते हैं। तो सोसाइटी को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। हम तो कुछ मरीजों को ऐसा भी बोलते हैं कि आप 5 डॉक्टर का ओपिनियन लेना, लेकिन 5 रिलेटिव का ओपिनियन मत लेना। ये आई थिंक बहुत अच्छा आपका मैसेज है पॉडकास्ट के एंड में। सो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ एंड थैंक यू कहूँगी मैं सर को कि वो आए, इतना ट्रैवल किया और हमारे साथ कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिया। इसके अलावा अगर आपके फिर भी किसी पर्टिकुलर कैंसर से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, साइड इफेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। मैं डॉक्टर मोदी से उनको डिस्कस करके आपको रिप्लाई ज़रूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू।